कन्हैया मीना की पत्नी राजस्थान पुलिस की एक पद पर तैनात होती है। रोज सुबह वो निकलती है ड्यूटी के लिए, लेकिन उसका पति कन्हैया मीना अपनी पत्नी को जब फोन लगा रहा था तो बातचीत उसकी नहीं हो पा रही थी, फोन लग ही नहीं रहा था। वो परेशान हो जाता है। इसके लिए वो अपने साले से बातचीत करता है, कहता है कि तुम्हारी दीदी अनीता से तुम्हारी बातचीत हुई कि नहीं हुई, उसका फोन नहीं लग रहा है। तभी उसका साला कहता है, जीजा जी बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, हो सकता है दीदी की ड्यूटी वहां पर लग गई हो। जैसे ही कन्हैया मीना ने ये बात सुनी, उसने कहा कि चलो चलकर देखते हैं, क्योंकि वो जो घटनास्थल है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होता है। अब इसके बाद जीजा और साले दोनों घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। जो भी पुलिस वाली महिला वहां पर दिखाई दे रही थी, हर पुलिस वाली महिला के पास जाते हैं और जाकर ये देखने की कोशिश कर रहे थे, पता करने की भी कोशिश कर रहे थे कि अनीता मीना का कहीं कोई पता लग जाए, खबर लग जाए। अब ऐसी स्थिति में ना तो कोई खबर मिल रही थी, ना ही फोन नंबर मिल रहा था। तभी पुलिस वाले की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। पुलिस वाला पूछता है कि क्या बात है, तुम किसको तलाश कर रहे हो। बताता है कि उसकी जो पत्नी है अनीता मीना, वो राजस्थान पुलिस में तैनात है और वो मिल नहीं रही है। तब वो कहते हैं कि यहाँ पर एक हादसा हुआ था और इस हादसे में कई लोग घायल भी हो गए हैं। कई पुलिस वाले उन घायलों को पहुंचाने के लिए हॉस्पिटल लेकर गए हैं, आपको वहां जाना चाहिए। अब जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हॉस्पिटल जाने के बाद वहां पर भी कई पुलिस वाले उसको तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी पत्नी उसे नहीं मिलती। आखिरकार वो थक कर जो घायल होते हैं उनके पास जाता है, उनमें अपनी पत्नी को तलाश करने की कोशिश कर रहा था, वहां भी वो नहीं मिलती है। अब किसी ने बताया कि तुम्हें मोर्चनी की तरफ जाना चाहिए, वहां भी कुछ पुलिस वाले हैं, हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी वहां पर हो। अब वो व्यक्ति मोर्चनी के पास जाता है तो वहां पर पुलिस वालों को देख रहा था, लेकिन कोई पुलिस वालों में उसकी पत्नी उसको नजर नहीं आ रही थी। तभी एक स्ट्रेचर पर एक लाश उसको नजर आती है। स्ट्रेचर पर जो पड़ी हुई थी, उस लाश को एक सफेद चादर ने ढक रखा था, लेकिन जो पैर का हिस्सा है, वो पैर का हिस्सा उस चादर से बाहर निकला हुआ था। जैसे ही उसने उस पैर के हिस्से को देखा, वो जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगता है और उसके रोने की, उस दहाड़ की आवाज को सुनने के बाद जो भी आसपास के लोग थे, सबकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ जाती है, यानी कि कन्हैया मीना पर। कन्हैया मीना से पूछा जाता है कि ये कौन है। वो कहता है कि यही तो मेरी पत्नी है जिसे मैं ढूंढ रहा था, ये मर चुकी है। दरअसल उसकी पत्नी रोज ड्यूटी के लिए निकलती है और वो भी उस हादसे का शिकार हो जाती है और उसने अपनी पत्नी को पैरों में पहनी हुई बिछिए की वजह से पहचान लिया था। उसकी पत्नी ने जो नखूनों पर लगे हुए नेल पॉलिश था, उसकी वजह से उसने अपनी बीवी को पहचान लिया था। सुबह वो खाना बनाकर घर से निकली थी अपने दोनों बच्चों के लिए, एक बेटा और बेटी के लिए, लेकिन वो हादसे का अकेले शिकार नहीं हुई थी, बल्कि 14 लोग इस हादसे में मर चुके हैं और 30 लोग ऐसे थे जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास तक जब ये बात पहुंचती है तो पता चलता है कि जिंदा लोगों की चिताएं जल रही थी और जिंदा लोग इसमें जिनका कोई कसूर नहीं था, इस हादसे में जो बेकसूर लोग जो थे वो मारे जाते हैं, लेकिन कसूरवार लोगों तक भी आज पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है जिसका नाम है भांकरोटा। भांकरोटा बात कर रही हूँ 20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:45 और 10 सेकंड। ये जो टाइमिंग है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। दरअसल अजमेर की तरफ से एक भारतीय पेट्रोलियम एलपीजी पाइप टैंकर भर करके जा रहा था जो जयपुर की तरफ से जाना था और अचानक ही उसे याद आता है कि भांकरोटा जो एक जगह लगती है वहां पर एक यू टर्न मोड़ लेने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है वही बाद में जीपीएस थी, वहां जीपीएस के सामने का ये चीख हादसा है। उसने जैसे ही अपने ट्रक को मोड़ा, सुबह का वक्त था, 5:45 के आसपास का ये समय हो रहा था। अचानक ही दूसरी साइड यानी कि जयपुर की तरफ से जो अजमेर की तरफ जा रहा है, ऐसे ट्रक मुड़ रहा है, उससे ऐसे उस ट्रक की एलपीजी टैंकर से उस ट्रक की टक्कर हो जाती है। लगभग 5 नोजल होते हैं इस एलपीजी टैंकर में, 5 के 5 नोजल उस टक्कर लगने की वजह से टूट जाते हैं और जैसे ही वो टूटते हैं, जो गैस उनके अंदर भरी हुई थी, लगभग बताया जाता है कि 18 टन गैस उसके अंदर भरी हुई थी और वो गैस एक साथ बाहर निकलती है। जैसे ही ये गैस एकदम से बाहर निकलती है, डिफ्यूजन होता है। ये गैस अगर हम गुना भाग करके लगाने की कोशिश करते हैं तो कितने घरेलू सिलेंडरों में गैस भर सकती है? एक घरेलू सिलेंडर में लगभग 14 किलो 200 ग्राम के आसपास गैस आती है। 18 टन ये गैस होती है, तो इस हिसाब से लगभग 1267 घरेलू सिलेंडरों के बराबर ये गैस भरी होती है, जो कैंटर से एकदम से डिफ्यूज होती है, बाहर निकलती है। लगभग 200 मीटर के दायरे में एक गोला सा बन जाता है आग का, जिसे लोग समझ ही नहीं पाते। जो वातावरण था उसमें ये पूरी तरह से घुल जाता है, ये मिल जाती है। अब यहां से कोई ऐसी चिंगारी निकलती है, इस चिंगारी के निकलने के बाद
जैसे ही चिंगारी निकलती है 200 मीटर के दायरे में, और कुछ भी हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधे हो या फिर झाड़ियां हो, जो भी जलने वाली चीजें थी, ज्वलनशील पदार्थ की वजह से जो जल सकती थी, 200 मीटर के दायरे में एकदम से ही आग लगनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ जब ये घटना स्थल से लगभग कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति होता है जो रहने वाला तो बिहार का होता है, लेकिन यहाँ रहकर वो सब्जी बेचा करता था। शत्रुघ्न जिसका नाम होता है, शत्रुघ्न साहा, जो सुबह सुबह रोज की तरह अपने घर से निकलता है अपना टेम्पो लेकर। उस टेम्पो में उसका मकसद होता है कि वो जो मोहना मंडी है वहां जाएगा, वहां से सब्जी लेगा और सब्जी लेने के बाद वहां से चला जाएगा। जैसे ही ये हादसा होता है, उस हादसे के बाद 5 नोजल टूटते हैं और ये जो गैस होती है वो एकदम से वातावरण में घुलने लग जाती है। कहीं ना कहीं उसे इस तरह का एहसास था शत्रुघ्न साहा को कि ये हो सकता है कोई बड़ा हादसा हो जाए, इसलिए वो इस घटना स्थल से भाग जाता है। तो वो अपने टेम्पो को छोड़ता है शत्रुघ्न, और छोड़ने के बाद जितनी तेजी से वो भाग सकता था उतनी तेजी से उस घटना स्थल से वो भाग जाता है। अभी वो मुश्किल से 500 मीटर की दूरी ही तय कर पाया था कि अभी तक तो उसको एक तरह की दुर्गंध आ रही थी एलपीजी गैस की, लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि एक आग के गोले के वो चपेट में आ जाता है। हालांकि वो बच जाता है, कुछ हिस्सा उसका जरूर जल जाता है। ये जो दाएं साइड होती है वो उसकी जल जाती है। जहां पर यह हादसा हुआ था, जहां पर ट्रक वो कैंटर आपस में भिड़े थे, वहां डबल डेकर की एक बस खड़ी हुई है, क्योंकि जो रफ्तार थी वो धीरे हो जाती है और धीमे रफ्तार की वजह से जो वहां पर जैसे ही कैंटर ने यू टर्न लिया तो जो वाहन है, बाकी वाहन ऐसे यू टर्न लिया तो बाकी वाहन धीमे हो जाते हैं। आग जब लगती है तो गुब्बारा जो होता है, वो आग का गोला जो होता है, गोलाकार में आग होती है, एक साथ वो फटता है, बहुत तेजी के साथ धमाका होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 150 मीटर के आसपास लोगों ने अंदाजा लगाया है, और 200 मीटर के ऐसे दायरे में वो फैल जाती है। 10 किलोमीटर तक लोगों को उसकी धमाके की आवाज आई थी, लोगों में दहशत बना हुआ था। आधुनिक बस होती है एक वहां पर, और आधुनिक बस होने की वजह से उसकी जो दोनों खिड़कियां थी जिसमें लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, वो दोनों की दोनों लॉक हो जाती हैं। जो मुसाफिर थे या जो लोगों की संख्या बताई जाती है वो 34 के आसपास बताई जा रही है। 34 के 34 मुसाफिर उसके अंदर फंस जाते हैं। वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से आ रहे थे। वो बताया जा रहा है कि वो अजमेर की तरफ से आ रहे थे, उन्हें जयपुर की तरफ जाना है। आग लगते ही उस गाड़ी में भी आग लगनी शुरू हो जाती है, चीख पुकार मच जाती है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार करे तो क्या करे। लोगों ने ताकत लगाई, और ताकत लगाने के बाद जैसे भी हो सकता था जो शीशे उस गाड़ी के थे उनको तोड़ा, और तोड़ने के बाद वहां से कुछ लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आग की चपेट में आ जाते हैं। अब इसी बीच में एक कर्मचारी होता है जो कि अपने एनबीसी एक कंपनी होती है उसमें काम करने के लिए जा रहा था, जिसका नाम राधे श्याम होता है। राधे श्याम चौधरी भी उसी आग के गोले की चपेट में आ जाता है, और उसके वो खड़ा हुआ है और वहां से एक ही आवाज लगा रहा था कि मुझे बचा लो, कोई मुझे गाड़ी से हॉस्पिटल लेके पहुंच जाओ, मैं इसका किराया दे दूंगा। वो जब इस बात को बोल रहा था तो उसकी आवाज में एक रुद्र थी, उसकी आवाज में एक अपील थी, उसकी आवाज में एक प्रार्थना थी कि उसे सुनकर लग रहा था कि वो किसी तरह से बच जाए, ताकि वो जिस जिम्मेदारी को वो निभा रहा है, इसे एनबीसी कंपनी में काम करने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, तो उसके जाने के बाद उसके परिवार कैसे जिएगा, कैसे नहीं जिएगा, उसने कुछ ही सेकंडों में ये बात शायद महसूस कर ली थी। और इसी बीच में किसी व्यक्ति ने उसका जो वीडियो था वो वीडियो बना लेता है, और दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर उसी व्यक्ति का, जिसके सिर्फ तन पर कुछ बचा था, तो सिर्फ नेकर बचा था, यानी कि अंडरवियर बचा था, बाकी जो हिस्सा था कुछ तो उसने खुद कपड़े जलते हुए फेंक दिए थे, या फिर वो पूरी तरह से जल चुके थे। कुल मिलाकर उसके जो लेके जाते हैं वो सिर्फ अगले 2 घंटे की ही जिंदगी जी पाता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। जब ये खबर लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को यकीन नहीं हो पाता कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ जब हादसा होता है तो इस हादसे की गूंज पूरे उस इलाके में फैल जाती है, और उस इलाके में फैलने के बाद 200 मीटर के एरिया में जितनी भी चीजें थी वो पूरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन 1 किलोमीटर तक इस हादसे की जो धमक थी वो सुनाई दे सकती थी। और 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी एक वाहन से दूसरा वाहन, दूसरे से तीसरा जो आपस में लगे हुए थे, लगभग 40 ऐसे वाहन थे जो पूरी तरह से जलकर राख हो चुके थे, खाक हो चुके थे। कई वाहन ऐसे थे जो पूरी तरह से पिघल चुके थे, पिघलने जैसी स्थिति में आ चुके थे। कोई बाइक पर था, किसी की बाइक पूरी तरह से जल चुकी थी, कोई ई रिक्शे पर था तो उसका ई रिक्शा जल चुका था। जैसे शत्रुघ्न चौधरी था, वो उस ऑटो के पास में जब वो वापस लौट कर आता है तो उसका जो ऑटो था वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। यदि शत्रुघ्न
चौधरी वहां होता तो वो भी जल जाता। अगर मैं यहाँ रुकता, वो खुद कहता है, तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रह पाता या फिर गंभीर रूप से घायल हो जाता, क्योंकि जो उसके टेम्पो की हालत हो गई थी वही हालत उसकी भी हो सकती थी, लेकिन वो इस हादसे से बच गया था। उसके थोड़े से चेहरे पर इधर की साइड में वो थोड़ा जल गया था। इस हादसे ने जो घायल थे, गंभीर रूप से जो लोग घायल थे, जिन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, इसी बीच में कुछ लोग जल रहे थे। कोई अपने कपड़ों को फाड़ कर फेंक रहा था क्योंकि वो चिपक चुके थे। पक्षी जो आसमान में उड़ रहे थे वो भी जलकर नीचे गिर गए थे। ये मंजर जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उस मंजर को देखने के बाद लोग सहम रहे थे, दहशत में थे। और जहां जहां तक इस धमाके की गूंज सुनाई दी, अभी सूरज हल्का हल्का निकला था, दिन निकलना शुरू ही हुआ था। घंटे 2 घंटे निकलने के बाद पता चलता है कि 5 लोग मर चुके हैं। फिर पता चलता है कि 2 संख्या और बढ़ गई है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और पता चल पाता है कि मरने वालों की संख्या वक्त के साथ बढ़ती जाती है। बताया जाता है कि मरने वालों की संख्या लगभग 14 के आसपास होती है और इसमें 30 लोग ऐसे थे जो बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और 20 लोग ऐसे थे जो 80% के आसपास झुलस चुके थे। और 80% में जो जले हुए थे 20 लोग, उनमें से 7 लोग ऐसे थे जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। कब तक वो जिएंगे, कब तक नहीं, क्योंकि बताया जाता है कि 7% जो 60% जलने के बाद शायद इंसान ठीक से जी नहीं पाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर सुबह सुबह का वक्त था। एक व्यक्ति जो कि गढ़ वालों की गाड़ी एक जगह लगती है, वहां का रहने वाला, जिसका नाम शेरा होता है। शेरा की आदत है कि रोज सुबह वो उठता है और उठने के बाद वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। यहाँ पर जो उसने अपनी आंखों से दृश्य देखा, लोग जल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो पुलिस मौके पर पहुंची थी वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। जो गाड़ियां आसपास थी वो जल चुकी थी। ऐसी स्थिति में यानी कि हमें लेकर कैसे जाया जाए, तभी शेरा के दिमाग में एक आइडिया आता है। तुरंत ही वो अपने भतीजे को फोन करता है। फोन करके कहता है कि जितनी जल्दी हो सके 3 गाड़ियां लेकर के आइए, किसी भी माध्यम से मौके पर लेकर के पहुंचिए। उसने भी लगभग 12-14 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया था। शेरा जैसे कई लोग ऐसे थे जो यहाँ पर बेवकूफ बनकर आते हैं। कई लोगों को ऐसे होते हैं जो किसी को बचाने की कोशिश करते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ वीडियोस बना रहे थे, जिनका बहुत से लोग ऐसे थे जिनका कोई कसूर नहीं था, जैसे कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जिनका नाम होता है करनी सिंह राठौर। करनी सिंह राठौर जो कि अपने फार्म हाउस, जो कि भांगकर रोड के पास में वो निकल करके जयपुर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। दरअसल जैसे वो यहाँ से निकल रहे हैं तो इस जगह जहां पर आग लग रही थी, उसी आग की चपेट में उनकी गाड़ी भी आ जाती है और जब उनकी गाड़ी चपेट में आ जाती है तो वो उस गाड़ी में जलकर राख हो जाते हैं। उनके साथ भी यह हादसा हो जाता है। अब परिवार के लोग भी लगातार उन्हें तलाश कर रहे थे तो उनका अता पता नहीं मिलता, उनका फोन नंबर बंद आ रहा था। ऐसी स्थिति में वो करें तो क्या करें। ये पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां जाने के बाद हम उनकी दरखास्त लगाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि उनका पता नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में पुलिस ने उनकी जो लोकेशन निकलवाई, तो लोकेशन निकलवाने के बाद पता चलता है कि उनकी लोकेशन भांगकर रोटा के पास ही उस समय की आती है जिस समय हादसा हुआ था। और डीएनए रिपोर्ट से पता चलता है कि जो उनकी मौत हो चुकी है, डीएनए रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हो जाता है। जिस कैंटर और जिस ट्रक की आपस में भिड़ंत हुई थी, उस ट्रक में जो ड्राइवर बैठा हुआ था उसे बचने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिल पाया, मौका नहीं मिल पाया। हालांकि कैंटर वाला शायद वहां से उस मात्रा में उसकी स्थिति नहीं पाई गई, लेकिन जो ट्रक वाला था, ट्रक वाले ने, जो ड्राइवर के बारे में बताया जाता है कि जब यह हादसा होता है तो वो इस हादसे में जल जाता है। उसकी जो डेड बॉडी मिलती है वो इतनी मिलती है जैसे कि किसी व्यक्ति की चिता जलती है तो उसके बाद कुछ राख मिलती है, कुछ हिस्सा बचता है। जैसे अस्थियों के लिए कलश होता है ना, उतना वो बचा हुआ था। उसको एक एम्बुलेंस में रखकर उस छोटे से कलश को पोटली से लेकर के उसके घर पे भिजवाया जाता है। जब इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि आखिरकार एक जो ड्राइवर जिसका कोई कसूर नहीं था, उसका कोई दोष नहीं था, और वो भी इस हादसे का इस तरह से शिकार हो जाता है। ये संख्या बढ़ जरूर सकती है जिस तरह से हादसा होता है, लेकिन जो इसमें इस हादसे में अनीता मीना है, उनके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। वो 2016 में राजस्थान पुलिस में पोस्टिंग हो जाती है उनकी, और 2016 में उनकी पोस्टिंग होने के बाद वो जयपुर के पास में एक दूधू लगता है। दूधू में वो रहती है अपने पति और 2 बच्चों के साथ में। सुबह सुबह उठना, उसके बाद चैनपुर में जाकर अपनी ड्यूटी करना होता है। उसका काम था कि कोई भी वाहन मिल जाता है, उस वाहन में बैठती है और वो अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाती है। बेटा और बेटी है, उनके लिए खाना बनाती है। अभी खाना बनाकर निकली हुई थी, लेकिन जैसे ही उसके पति को, कन्हैया को, इस बात का पता चलता है तो वहां पहुंचता है। उनकी टेंशन बढ़ जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार कुछ तो बात जरूर हुई है। जब वो कन्हैया अपनी पत्नी अनीता मीना के बारे में पता चलता है तो
उसकी जो बीवी मिलती है वो स्ट्रेचर पर रखी हुई लाश के माध्यम से उसे मिलती है, क्योंकि उस लाश का जो पैर था वो बच गया था, जिस हिस्से में उसने बिछिया पहनी हुई थी। अब उसने नेल पॉलिश भी लगाई हुई थी, उसी वजह से उसने उसे पहचान लिया था। उसे बहुत मुश्किल हो रहा था कि शायद ऐसी बिछिया कोई और भी पहन सकता है, नेल पेंट भी कोई और लगा सकता है, लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो पक्का उसे पता चल जाता है कि यही उनकी बीवी है। जहां जहां तक घटनाक्रम फैलता है, लोगों तक पहुंचती है, लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी न्यूज़ेस वहां से बनने लगती हैं। इसके पीछे की वजह क्या है तो बताया जाता है कि जो सड़क निर्माण कराने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनका दोष है। सड़क निर्माण कराना अगर ढंग से हुआ होता तो कोई निष्कर्ष इसमें निकल करके नहीं आता। लगभग 48 घंटे बीत जाते हैं और जो सरकार होती है राजस्थान की, वो किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर पाती है, शायद उस नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही थी जिस नतीजे पर उसे पहुंचना चाहिए था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इसके बाद में मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचते हैं, तमाम तरह की वहां पर वो टेस्टिंग्स करवाते हैं। उनकी तरफ से ट्वीट किया जाता है कि मृतक होते हैं घायलों को 50,000 रुपए और जो मृतक होते हैं उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके घर वालों को। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं वो भी एक अपील करते हैं, एक घोषणा करते हैं। जो रकम देने की वो बात करते हैं, जाहिर सी बात है, अंदाजा लगाया जा सकता है, रुपए चाहे 5 लाख कर दिए जाए, 10 लाख कर दिए जाए, 50 लाख क्यों ना कर दिए जाए, पैसे इंसान की भरपाई नहीं कर पाते। जो इंसान चला जाता है, जो इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाता है, उसके बाद उसका परिवार कैसे जिएगा, कैसे उनका भरण पोषण होगा, छोटे छोटे बच्चे जिनके होंगे, जैसे अनीता का होता है, उनके बच्चों को कौन रखेगा, तो पैसे भरण पोषण नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? आपको इन रोड एक्सीडेंट्स के बारे में, बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।